बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है और ऐसे तमाम मामले सामने आ चुके हैं पिछले कुछ समय में, जब हिंदुओं के खिलाफ तमाम अत्याचार किए गए हैं। देश में लेकर इसको लेकर काफ़ी गुस्सा है और इसी गुस्से को लेकर लगातार बीजेपी भी अपना रोष जताती रही है। हमारे साथ शाजिया इल्मी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, मुखर वक्ता हैं और बात करेंगे उनसे। शाजिया जी, बांग्लादेश में पिछले 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया जब अस्थिरता है, हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहा है वहाँ पे। इस पूरे सिनेरियो को किस तरह देखती हैं और सरकार के इस रोल को किस तरह देखती हैं बांग्लादेश में? देखिए, बहुत ही चिंताजनक मामला है ये और बहुत ही अफसोस की बात है कि लगातार जो अल्पसंख्यक हमारे हिंदू भाई हैं उनके साथ क्या कुछ हो रहा है बांग्लादेश में। और वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, आप इस बात को समझिए कि कोई सत्ता ये संघर्ष नहीं है, बाकायदा जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके अस्तित्व पर ही हमला हो रहा है, वो प्रहार है। और आप ज़रा सोचिए कि बहुत ही टारगेटेड तरीके से वहाँ पे हिंसा हो रही है। और आप ये भी देखेंगे कि जो बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, माइनॉरिटी राइट्स की भारत में, वो विपक्षी पार्टियां आखिर चुप क्यों हैं और उस चुप्पी की वजह आखिरकार क्या है? अब ये सवाल विपक्ष से पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अक्सर जी। देखिए, ये भारत में रात दिन अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, उनके क्या अधिकार है, माइनॉरिटी राइट्स क्या है, ये लोग पूछते हैं, मोदी सरकार से पूछते हैं। अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जो वहाँ के, आप सोचिए जितेंद्र, जो वहाँ के बाकायदा माइनॉरिटीज़ हैं और कितने बर्बर तरीके से, कितनी बेरहमी के साथ जिस तरह से वहाँ पे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हिंसा हो रही है, जलाया जा रहा है, तो उस पर कुछ नहीं बोलना है। शब्द तक नहीं बोला जाता किसी से, एक शब्द नहीं बोला जाता। और इस चुप्पी की क्या वजह है? हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि आप बात करते रहे मानवाधिकार की और देश के माइनॉरिटीज़ की आप बात करेंगे, लेकिन बांग्लादेश में, आपके पड़ोसी देश में, हिंदू भाई बहनों पर ऐसा जुल्म हो रहा है, ऐसा अत्याचार हो रहा है, किस बर्बरता के साथ हो रहा है और इस तरह से हो रहा है, लेकिन आप जो हैं, एक आपकी आवाज़ बुलंद नहीं होती। आप गाज़ा पे बात करना चाहते हैं, आप कीजिए, कोई रोक नहीं रहा आपको, लेकिन आप क्यों चुप है इस पर? जो मोहम्मद यूनुस की आंतरिक जो सरकार बनी है, उसको आप क्यों नहीं आड़े हाथ ले रहे हैं? उस पर क्यों नहीं एडिटोरियल लिख रहे हैं? उसके खिलाफ क्यों नहीं कैंडल मार्च कर रहे हैं? क्यों सवाल नहीं पूछ रहे हैं उनसे? बहुत ज़रूरी है कहना। शायद सवाल यही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो अल्पसंख्यकों की बात तो करते हैं, लेकिन भारत की जब बात आती है अल्पसंख्यकों की, तो उसको खूब बढ़ चढ़ के बोलते हैं। जब चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे गाज़ा में हो, या दूसरे जहाँ भी किसी मुस्लिम मुल्क में हो जहाँ पर हिंदू पर अत्याचार होता है, तब इनका एक शब्द नहीं निकलता। क्या वोट बैंक का खतरा रहता है या उनकी अपनी राजनीति ऐसी है इनकी? ऐसी इनकी राजनीति है, वोट बैंक पर आधारित है। और जो इनका सिलेक्टिव आउटरीच या ये आक्रोश है, सिलेक्टिव अप्रोच भी कह सकते हैं। हाँ, सिलेक्टिव आउटरीच है, सिलेक्टिव अप्रोच है। तो ऐसा नहीं है कि उनको मुसलमानों की कोई ख़ास फिक्र हो या हिंदुओं की फिक्र हो, इस पर राजनीति करनी है, चाहे मज़हब हो या भाषा हो या प्रांत हो। और जो इनके निजी जो मफाद हैं, पॉलिटिकल मफाद हैं, सिर्फ उसके ख्याल से वो लोग बोलते हैं। और सोचिए कितना ज़्यादा अत्याचार, बेरहमी से जलाया जा रहा है, हिंदुओं घर जलाए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, उनके साथ इस तरह से हिंसा लगातार और टारगेटेड तौर पर की जा रही है, लेकिन कुछ नहीं कह पा रहे हैं ये लोग। और एक भी, मतलब सोचिए, एक भी सेंटेंस, एक भी कोई कंडेमनेशन इनकी तरफ से नहीं आया है। विपक्ष के जितने भी नेता हों, राहुल गांधी चुप, प्रियंका गांधी चुप, अखिलेश यादव चुप, तेजस्वी यादव चुप, अरविंद केजरीवाल चुप। कहाँ ये लोग? क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या ये अत्याचार और ये मौतें उनको दिख नहीं रही हैं? शाजिया, अभी जिस तरीके से देखने में आया है कि वहाँ पे सत्ता का संघर्ष तो चल ही रहा है बांग्लादेश में, हम देख रहे हैं। अभी जो है वहाँ पर मोहम्मद यूनुस की सरकार चल रही है, अंतरिम सरकार है, लेकिन वोट भी वहाँ पे जल्दी होने हैं, सरकार द्वारा से चुनाव होने हैं। जो सत्ता का संघर्ष है, किस तरह जाता हुआ लग रहा है आपको? क्योंकि हमने देखा है कि 17 साल बाद एक पार्टी के नेता वहाँ पर वापस लौट कर आए हैं, उनका बड़ा तरीके से स्वागत किया गया है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ जो वहाँ का पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, कुछ पॉजिटिव वे में जाता हुआ दिखाई नजर आ रहा है आपको? देखिए, खालिदा जिया के बेटे तारिक वापस लौटे हैं और बहुत से लोग उनको मिलने भी गए और वो कह रहे हैं उनके पास कोई सल्यूशन है। अब सवाल ये है कि जब चुनाव होंगे, और चुनाव के लिए क्या पूरी तरह से बांग्लादेश तैयार है? जब इतना ज़्यादा डर और इतनी हिंसा है, तो क्या कोई निष्पक्ष चुनाव संभव भी हैं? तो ये देखने की बात है। और ये एमईए का भी, भारत का भी यही स्टैंड है कि जो भी इलेक्शन हो, निष्पक्षता के साथ हों, फेयर हों, फ्री हों और डर और हिंसा रहित हों। तो ये सबसे बड़ा एक सवाल है और एक चिंता का मामला है कि किस तरह से चुनाव होंगे। अब वो कह ज़रूर रहे हैं कि वो, उनके पास कोई सल्यूशन है, लेकिन क्या वो जो अंतरिम सरकार है और जिस तरह से जो माहौल है, जो हिंदू विरोधी है और कट्टरवादी तत्वों ने जहाँ पे पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है, क्या उनको खुश करने के लिए
ये नई सरकार बनेगी? क्या उनको एक तरह से पैंडर करना या उनकी बात को मानकर ही वो सत्ता में आ पाएंगे? तो ये बहुत ज़रूरी सवाल हैं और मुझे लगता है हर एक बांग्लादेशी नागरिक को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। शाज़िया, क्या आपको लगता है कि जो जिस तरह का माहौल अभी भारत के चारों तरफ बनाया जा रहा है, चाहे पाकिस्तान की बात देख लीजिए, वहाँ पे पॉलिटिकल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, राजनीति एक तरीके से क्योंकि सेना के हाथ में कमान है वहाँ पर। बांग्लादेश में स्थिति खराब हो रखी है, नेपाल में हम आए दिन देखते रहते हैं सरकारें गिरती रहती हैं। क्या लगता है कि ये भारत को तीनों तरफ से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, या इंटरनेशनल कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि हाँ, भारत के तीनों तरफ इस तरह का जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट की जाए? देखिए, इन 3 देशों में क्या हो रहा है, ख़ासतौर से मैं नेपाल की इसमें बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं ज़रूर ये बात कहूँगी, पाकिस्तान में फेल स्टेट है। आए दिन जो दिवालियापन है उसको पूरा करने के लिए बार बार वो कर्ज लेता है, झोली फैलाकर भागता है। क्या पूरे दुनिया में उसकी इमेज है, सब जानते हैं। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे उनका मुंह बंद हुआ, क्या कुछ करना पड़ा। तो दुनिया की नज़र में वो फेल स्टेट है और हो सकता है कुछ ताकतें इसका फ़ायदा उठाएं, भारत को के साथ किसी तरह का अंडरमाइन करें इसको लेकर और इस्तेमाल करें, एक तरह से इसको कमज़ोरी बनाए भारत की। लेकिन भारत की जो मजबूती है, जो उसकी आर्थिक मजबूती भी देखने को आ रही है और सैनिक मजबूती आप देखिए, और ये जो आत्मविश्वास के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और जो पूरी स्पष्टता के साथ हमारी विदेश नीति है, जिसमें अगर मगर नहीं है, पूरी तरह से एक रोबस्ट डेमोक्रेसी होती है। भारत के लिए सबसे बड़ा जो एक लेवरेज है ये वही है भारतीय। और आप उसमें आप देखेंगे कि चाहे बांग्लादेश के जो हालात हैं वो भी एक फेल स्टेट की तरफ बन रहा है, पूरी अस्थिरता है, क्या होगा वहाँ की इकॉनमी को आप खुद देख ही रहे हैं। और जिस तरह से कट्टरवादियों ने, उन तत्वों ने टेक ओवर कर लिया है, तो मुझे लगता नहीं, और इंस्टेबिलिटी किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है। तो एक तरफ भारत पूरी तरह से स्टेबल, मजबूत आर्थिक तौर पर और तरह से पूरी तरह से एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट इकॉनमी की तरफ से आगे बढ़ रहा है। पूरे आप देखिए कि पूरे वर्ल्ड रैंकिंग में उसको आगे माना जा रहा है। ये तक कहा जा रहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी ज़रूरी और अच्छी। जीडीपी लगातार ग्रो कर रही है, जीडीपी लगातार ग्रो भी कर रही है, इन्फ्लेशन सबसे कम है इस बार। तो इन्फ्लेशन इसमें सबसे कम रहा है, इतना कम तो कभी हुआ ही नहीं है। और आप देखिए हमने यूके को पीछे छोड़ दिया है, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, चौथी से तीसरी हम लोग रैंकिंग पर आ रहे हैं इकॉनमी के तौर पर। तो मुझे लगता है एक तरफ एक स्टेबल इकॉनमी के तौर पर, एक शानदार जमहूरियत के तौर पर एक भारत है। शायद इसीलिए लोगों को ये हजम नहीं हो पा रहा है कि भारत इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, इसीलिए शायद कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश भी की जा रही है। और बिल्कुल ये जियोपॉलिटिकल पूरा खेल है और सब दिख रहा है सबको। लेकिन क्योंकि हमारी विदेश नीति, घरेलू नीति इतनी साफ है, क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है वो उसमें इतनी स्पष्टता और इतनी क्लैरिटी है, मुझे लगता नहीं ये सारी चीज़ें जो हैं ये भारत के विकास को किसी तरह से रोक सकती हैं। ये अपनी खुद की ग्रोथ को ख़त्म कर रहे हैं, ये फेल स्टेट बन रहे हैं, पूरी तरह से फेलियर माना जा रहा है। और जो अस्थिरता बढ़ रही है इन जगहों पर, और नेपाल में भी चाइना जितना भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करे, घूम फिर कर नेपाल को भी पता है। और नेपाल में भी आप हालात देखिए किस तरह से वहाँ पे जो जेनजी ग्रुप है किस तरह से उसने टेक ओवर कर लिया है, पार्लियामेंट को अटैक किया है, वहाँ पे भी हालात जो हैं अच्छे नहीं हैं। तो ये इन देशों को सोचना पड़ेगा कि कौन से लोग उनको उकसावा देकर उनको ही ख़त्म कर रहे हैं। भारत अपनी जगह मजबूत है, बिल्कुल अटल है और अपने विकास के रास्ते से, दिशा से हिलने वाला नहीं। भारत के ही कुछ ऐसे नेता ऐसे हैं जो राजनीतिक ऐसे हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह के जेनजी ने नेपाल में तख्ता पलट कर दिया है, जल्द भारत में भी इस तरह का हो सकता है। आपको लगता है कि उनकी बातों में कहीं ना कोई सच्चाई नजर की बात है कि हमारे एलओपी साहब जो हैं भारत की इकॉनमी को डेड इकॉनमी कहते हैं, ट्रम्प की बात को वो मानना चाह रहे थे। तो कितनी शर्म की बात है, एक भारतीय, वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन, भारत की इकॉनमी को डेड कह रहा है। एक तरफ तो क्या वो भारतीय वो भारतीय है असली जो अपने भारत के खिलाफ बोलेगा। दूसरी बात एक ज्ञान का अभाव, एक बुनियादी जो समझ होनी चाहिए, या थोड़ा बहुत इंसान लिखता पढ़ता है, ये भी आइडिया नहीं है कि भारत की इकॉनमी कहाँ से कहाँ है। ये तो हमारे जो डिट्रैक्टर्स हैं जो हमारे खिलाफ भी बोलते हैं लगातार, वो भी भारत की इकॉनमी और उसके जो बढ़ते हुए कद को मानते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जा रहा है। और लगातार विदेश जाना, इतनी यात्राएं करना, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो ऐसे ग्रुप हैं, चाहे वो जॉर्ज सोरोस हों, FES हो,
ओपन सोसाइटी जैसे बड़े बड़े वो हों, उनसे लगातार मिलना, भारत की बुराई करना, भारत के देश संस्थानिक विरोधी बातें भी करना कहीं ना कहीं। देश विरोधी बातें करना, बिल्कुल ओल फोल बकना कि सिखों को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो पगड़ी पहने। और यहाँ पे चाहे ईसी हो, चाहे ईडी हो, चाहे पुलिस एजेंसी हो, या फिर संसद हो, या फिर जुडिशरी हो, सब की सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो मुझे लगता है बहुत अफसोस की बात है, और पता नहीं क्या राहुल गांधी जी को और विपक्ष को मिलेगा। भारत की ही बुराई कर कर कौन भारतीय उन पर यकीन करेगा। जिस तरीके से वो कहते हैं कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो वोट चोरी के कारण बढ़ रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी महान इंसान हैं, महापुरुष हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी बात को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, पर ज़्यादातर लोग भारत में उनको संजीदगी से नहीं लेते हैं। इसीलिए कांग्रेस का जो हाल है आप देख रहे हैं। शायद कुछ बात आप देश की राजनीति भी कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनली भी हमारे उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आज देखने में आई है। बंगाल में जिस तरीके से हो रहा है, बाबरी मस्जिद का मुद्दा एक बार दोबारा से उठ गया है। वहाँ पे मस्जिद जो कि अयोध्या में थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरा आदेश दिया, सब कुछ किया, वकील जमीन तक दे दी गई थी, लेकिन मस्जिद बनने की बात कहाँ आ रही है? बंगाल में, जहाँ चुनाव होने लगे हैं। क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा बन के उभर रहा है, या वाकई में लोग वहाँ के चाह रहे हैं कि मस्जिद बनेगी? देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है, और ममता बनर्जी का ये उनकी सोच का वैचारिक दिवालियापन देखें कि कभी उड़ीसा में जो कुछ भी वहाँ पे दुखद घटनाएं हो रही हैं उसका जिक्र कर रही हैं, या फिर बाबरी मस्जिद की बात कर रही हैं। सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला हुआ है। बाबरी मस्जिद की तरफ से जो पक्षदार हैं उन्होंने भी उसका स्वागत किया है। जब राम मंदिर बना वो शख्स वहाँ पे मौजूद भी था, तो क्यों उसको उठा रहे हैं? मतलब क्यों एक तरह से फिर से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने चुनावी फ़ायदे के लिए वही समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब क्यों? और भारत तो अतीत में जीना नहीं चाहता, भविष्य में जीना चाहता है। उस स्टेट का बाबरी मस्जिद से कोई लेने देना नहीं है। जी, और भी देखिए, संवैधानिक तौर पर इसका इलाज हो गया है, और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। और पहले तो कहते थे तारीख पे तारीख, अब तारीख भी आ गई, जजमेंट भी आ गया, फैसला लैंडमार्क भी हो गया। जजमेंट है। लैंडमार्क जजमेंट है, सब लोग इससे खुश भी हुए, भारत आगे बढ़ गया है। लेकिन भारत को किसी तरह से अतीत की तरफ खींचना, सांप्रदायिक उन्माद फैलाना, जहर घोलना, समाज में विभाजन करना, वही हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, इससे बाज नहीं ममता बनर्जी आ रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं विकास के नाम पर कुछ कहने को है नहीं, तो जाहिर सी बात है ये करो। तो ये बहुत ही वैचारिक सवाल इसमें ये उठ रहा है कि उनकी पार्टी के एक नेता जो निकाले गए उनकी पार्टी से, हुमायूं कबीर, वो ये इस बात को लेकर आगे आए हैं कि मस्जिद बनेगी, पैसा इकट्ठा कर लिया। क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, या एक अलग तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर, या ममता बनर्जी को ही डैमेज करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह की लगातार इतनी कहना चाहिए कि एक एक्सट्रीम सोच के साथ ममता बनर्जी ने काम किया है कि विकास को अनदेखा कर कर पूरा एक पॉलिटिकल वायलेंस के माहौल में लगातार उनका गवर्नेंस मॉडल ही ये रहा है। गवर्नेंस के नाम पर मिस गवर्नेंस, यानी कि किसी भी तरह से सुशासन तो आप भूल जाइए, शासन भी आप भूल जाइए। कुशासन ऐसा कि वो पूरी तरह से लबरेज है एक राजनीतिक हिंसा के साथ, और एक डर का माहौल है, उसी से लोग चलते हैं, और एक राजनीति भी एक प्रोफेशन है, और एक क्रिमिनल और पॉलिटिशियंस का नेक्सस है। तो ज़्यादातर आप इस खेल को खेलेंगे, ये जो खेला होबे उनका होता रहता है, और खींचेंगे तो कहीं नहीं कि वो तार टूटेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं इस बार खुद ही उसमें अपने जाल में फंस के रह जाएं वो इस बार? यही ऐसा है कि देखिए, मैं उसी बात को आपसे कह रही हूँ कि जितना आप इसको प्ले करेंगे और इतना ओवर प्ले करेंगे, कहीं ना कहीं इसके डिविडेंड्स आपको नहीं मिलेंगे। अपने ही जाल में लगातार वो फंस रही हैं, और कहते हैं ना कि एक स्पाइडर गेट्स कॉट इन हिज ओन वेब, तो एक मकड़ा जो अपने ही जाल में फंस जाता है, ऐसा वो मकर जाल बनाता है, लेकिन उसके लिए खुद निकलना मुश्किल हो जाता है। तो वही है कि स्पाइडर्स गेटिंग कॉट इन इट्स ओन वेब। तो क्या ये बात ममता बनर्जी पे लागू होती है, क्योंकि वो खुद ही फंसती जा रही हैं अपने जाल में? लगातार वो फंस रही हैं, और देखिए ये जो है बहुत सस्टेनेबल नहीं है। आप बहुत लंबे तौर तक इसको खींच नहीं सकते। ये कहीं ना कहीं ये तार जो है ना, ये धागे टूट जाते हैं। आप इतने एक्सट्रीम जगह पे लोगों को ले जा रहे हैं, इतना ज़्यादा ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो वहाँ का समाज भी परेशान है इससे। अब आपको लगता है कि जब ये यहाँ पे घुसपैठियों की बात होगी, तो उससे तो वहाँ के बंगाल के मुसलमान भी खुश नहीं हैं, जाहिर सी बात है।
तो इंडिया फॉर इंडियंस ये ममता बनर्जी को कभी ना कभी मानना पड़ेगा, और ये होगा कि बंगाल में जब इलेक्शन होंगे तो भारत के ही निवासी वहाँ पे वोट देंगे। क्योंकि शायद दीदी एक बड़ा सवाल ये भी इसमें हो रहा है, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन होने हैं अब, बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात हो रखे हैं, क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, लोग पैदल चल के अंदर आ जाते हैं। आपको लगता है कि आने वाला इलेक्शन में ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एसआईआर जो वहाँ पर हो रहा है उसका विरोध लगातार वो कर रही हैं, और चूंकि वहाँ पर वोट बहुत बड़ी तादाद में कट रहे हैं, क्योंकि जो घुसपैठी हैं, जाहिर सी बात है उसको लेकर एक मुहिम चलाई हुई है सरकार ने कि जो घुसपैठी हैं उनको निकाला जाएगा। आपको लगता है कि इससे ममता बनर्जी को भी नुकसान होगा या बीजेपी को भी नुकसान होगा? क्या एसआईआर की सिर्फ एक ही एक प्रोसेस है, या वाकई में पॉलिटिकल विल को ठीक करने की ज़रूरत है वहाँ पर? देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ममता बनर्जी को किस बात का डर है? अगर सिर्फ भारतीय उनके लिए वोट करें, इंडिया फॉर इंडियंस, बंगाल फॉर बंगाल वोटर्स, बंगाली सिटीजन्स, तो ममता बनर्जी तो बहुत ही बात करती हैं मिट्टी और मानूस की, तो उन्हें क्यों चिंता है? जो उस मिट्टी से, जो सरजमीन से आता है, बंगाल की धरती से आता है, उसी को वोट करने का हक होना चाहिए। ममता बनर्जी को तो खुश होना चाहिए। लेकिन क्या ममता बनर्जी पूरी तरह से उन घुसपैठियों के वोट पर उनकी पूरी सत्ता आधारित है कि उनको इस बात से डर है कि अगर एसआईआर के ज़रिए जो फॉरेनर्स हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स उनको आप कह दिए, घुसपैठी उनको कह दीजिए, आप बांग्लादेशीज़ उनको कह दीजिए, आप रोहिंग्यास उनको कह दीजिए, अगर उनको हटाया जा रहा है तो इससे सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद ममता बनर्जी क्यों हैं? अब बिहार में आपने देखा क्या हुआ, क्या कहा गया? 65 लाख वोटर्स को हटाया गया है। अब उनके खुद के जो बाकायदा सीनियर लीडर हैं शकील अहमद, उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस के सीनियर लीडर बने और रिज़ाइन किया और कहा भैया 65 लाख हम लोग बोल रहे थे, 65 लोग भी सामने नहीं आए। तो क्यों? अच्छा, अगर लोग इनको हटाया गया था, वो सामने क्यों नहीं आए? जाहिर सी बात है कागजात नहीं होंगे, जाहिर सी बात डिटेल्स नहीं होंगे, जाहिर सी बात है आधार नहीं होगा, जाहिर सी बात है जो आसपास जो नेबर्स हैं, जो रहते हैं, पड़ोसी हैं, आसपास के लोग हैं, तहसीलदार हैं, पटवारी, वो इस बात का उनको वेरीफाई नहीं करेंगे कि बाकायदा वो रहते थे। इस वजह से तो चुप हैं। तो सब अगर फ़िक्रमंद ममता बनर्जी इतनी ज़्यादा हैं, इससे तो साफ जाहिर है उनकी चोरी तो और पकड़ी जा रही है कि जानबूझ के वो एसआईआर की प्रोसेस को गलत अभी से कहना शुरू कर रही है, एक समा बना रही है भूमिका बना दे अभी से कि वोट चोरी किए जा रहे हैं। हाँ, भूमिका अभी से बना दें और एक तरह से प्रेशर दबाव बना के रखे, ताकि जो घुसपैठिया जिनको आधार कार्ड तक दे दिए गए हैं, सैचुरेशन एक तरह लेकिन से भूमिका तो बिहार में भी बनाई गई थी शाजिया जी, लेकिन वो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल धराशायी हो गई पूरी तरह से। क्योंकि जब लोग, अगर देखिए कोई बेवकूफ़ नहीं है, कोई भारतीय नागरिक हो उसका वोट काटा जाएगा तो आप समझिए नहीं कि वो बेवकूफ़ है। जैसे हमारे बिहार की जनता थी, सबको वोट प्यारा होता है और इसीलिए जो भी भारतीय नागरिक होगा वो अपने वोट के लिए बात करेगा। और बीएलओज़ हैं, बीएलएज़ हैं, या तो वो कह रही हैं कि भाई अगर असली लोगों के नाम हटाए जाएंगे तो क्या बंगाल में ममता बनर्जी के कार्डर्स नहीं हैं? वो पता लगा लेंगे 2 मिनट में। बीएलओज़ पर अगर उनको शक है तो बीएलएज़ जो उनके खुद के पार्टी के होते हैं वो तो कर ही सकते हैं। शाजी। बंगाल को लेकर आखिरी सवाल है मेरा, क्या मस्जिद की राजनीति चलेगी या विकास की राजनीति वहाँ चलेगी? देखिए, लोग बहुत आजिज़ हैं। मंदिर मस्जिद की राजनीति होती है, लोगों के लिए एक आइडेंटिटी की बात ज़रूर होती है, लेकिन घूम फिर कर जब पूरे देश में विकास ही बढ़ रहा है और विकास के चलते हिंदुओं का, मुसलमानों का, सब ज़ातों का, मज़हबों का, प्रांतों का बाकायदा उत्थान हो रहा है, उद्धार हो रहा है, तो कोई कैसा क्यों सोचेगा कि भाई हम तो इसी में रहेंगे? सबको अपना अपना मज़हब भी चाहिए, लेकिन सबको अच्छी सड़कें भी चाहिए, सबको अपने रोज़गार के रास्ते भी चाहिए, सबको एक अच्छी इंडस्ट्रीज़ लगने के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, इनकम जनरेशन के लिए स्कीम्स भी चाहिए, सबको मुद्रा योजना भी चाहिए, सबको आवास भी चाहिए, सबको बेहतर पानी भी पीना चाहिए, पीने की जो एक बहुत ही ज़रूरी बुनियादी सा एस्पिरेशन था, वो पूरा होने पर उनको एक खुशी भी मिलती है और वो खुशी जायज़ है। तो सब लोग को ये सब चाहिए। तो अब मज़हब और हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो या फिर मंदिर मस्जिद की हो, ये राजनीति अपनी जगह है, इसका भी अपना एक वजूद होता है, आपकी आइडेंटिटी होती है हिंदू या मुस्लिम या कास्ट पर, लेकिन उस सबके साथ विकास की राजनीति, सबसे ऊपर विकास की राजनीति, बिल्कुल एक इम्प्रूवमेंट जो आप कहेंगे अपनी बेहतरी के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, अपने समाज की बेहतरी के लिए, अपने गांव की बेहतरी के लिए, सब चाहते हैं कि हमारे नेता उस दिशा में काम करें। और लोगों ने देख लिया राज्य में क्या हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बंगाल के लोग भी आजिज़ हैं इससे। शाजिया जी, अब बात करते हैं जयपुर की कर लेते हैं। एक बड़ी ही दुखद घटना सामने वहाँ पर आई है। हमने देखा कि किस तरीके से जो कश्मीर में हमने देखा था, होता था पहले पत्थरबाजी, जयपुर में हुई है। चमोई इलाका है, वहाँ पर एक मस्जिद थी पुरानी बनी हुई, उसका काम रुका हुआ था, लेकिन वहाँ पर कुछ अतिक्रमण भी था।
उस अतिक्रमण को लेकर जो सरकार के नुमाइंदे हैं उन्होंने वहाँ पर जो लोग कमेटी के लोग हैं वहाँ के उनसे बात भी की थी और उनको समझाया बुझाया था कि ये अतिक्रमण है, इसको हटाना ज़रूरी है। वो मान भी गए, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने शाम होते होते वहाँ पर इतना बवाल काट दिया कि पत्थरबाजी तक की उन्होंने पुलिस के ऊपर, और जो लोग काम करने वहाँ पे मजदूर आए थे उनके ऊपर भी पत्थरबाजी की है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही अफ़सोस की बात है, बहुत ही डिस्टर्बिंग ये घटना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ये पूरा मामला धार्मिक रंग ले रहा है। फिर से उन्माद बढ़ेगा समाज। दिया जा रहा है रंग। मुझे लगता है कि रंग दिया जा रहा है, क्योंकि जो मस्जिद बनने की जो परमिशन थी अपने आप में है, लेकिन अगर वहाँ पे किसी भी तरह से अतिक्रमण हो, इंक्रोचमेंट हो और पूरी तरह से उसको फॉलो नहीं किया जा रहा हो, जो भी उसका ब्लूप्रिंट है या जो भी उसका नक्शा है, ज़ाहिर सी बात है सिविक बॉडीज़ जो हैं, म्यूनिसिपल बॉडी जो हैं, वहाँ के जो पूरे शहर की सिविक अथॉरिटीज़ बोलेंगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप पुलिस पर हमला करते हैं तो आप कानून पर हमला कर रहे हैं और अराजकता बढ़ाने की पूरी कोशिश है। ये कोई एक पत्थर फेंकना कोई विरोध नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अराजकता है। शाजिया, ये सब चीज़ें पिक्चर तस्वीरें हमने कश्मीर में होते देखी हैं, वो भी बहुत साल पहले की बात है। उसके जब सरकार से बीजेपी ने वहाँ पे टेक ओवर किया है, 370 में एब्रोगेशन किया है, उसके बाद से कभी देखने में आया। लेकिन जो तस्वीरें जयपुर में नजर आई हैं वो अपने आप में चौंकाने वाली है कि पत्थरबाजी यहाँ हो रही है। बहुत ही चौंकाने वाली है, और मैं आपको बता दूं कि उसमें 4 पुलिसकर्मी बहुत बुरी तरह से घायल भी हुए हैं, और ये बहुत ही अफसोस की बात है। और मुझे लगता नहीं है कि कुछ लोग क्यों ऐसे उकसावे में, भड़कावे में आकर बाकायदा पुलिस पर प्रहार कर रहे हैं। ये किसी भी मजहबी कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं है। जो लोग करके ऐसा सोच रहे हैं कि वो वाकई में कुछ अपने लिए कोई फतेह या जीत हासिल कर लेंगे, वो गलत सोच रहे हैं। वो अपनी ही कम्युनिटी को एक तरह से नीचा दिखा रहे हैं, उनके लिए एक डिसर्विस कर रहे हैं, उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं। जो अतिक्रमण की जगह है, आप उस बात को मानिए। जो जायज़ आपका नक्शा पास हुआ है, उसके आधार पर आप बनाइए काम। सवाल उसमें यही उठ रहा है कि जब एक बार उन सब के बीच में बात हो गई थी कि अतिक्रमण हटाना जाना है, मान भी गए थे वो लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे शामिल हुए शाम होते होते वहाँ पर उसमें ग्रुप में कि उन्होंने लोगों को भड़काया, पत्थरबाजी की, क्योंकि ये बात पहले से तय थी कि हाँ हटाया जाएगा। ऐसे कौन लोग ऐसे वहाँ पर आ गए जिन्होंने ये सब किया? हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कौन वो ऐसे लोग वहाँ पर आए जिन्होंने भड़काया, लोगों को पत्थरबाजी की है। आपको लगता है कोई साजिश है इसके पीछे कोई और बड़ी? नहीं, देखिए, ऐसे कुछ लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं जो भड़काते हैं कम्युनिटीज़ को, और बाकायदा मजहबी नारे लगाते हैं, और बार बार अपने ही मज़हब ख़तरे में है, इस तरह की बातें कर कर आम लोगों को भड़काते हैं। ये उन्हीं का काम है, और ये बहुत ही क्या बोला जाए, ये बहुत ही एक समाज में जहर घोलने वाला काम है। जो बेचारी एक कौम, मुसलमानों की जो कौम है, उसमें आम लोगों को भड़काना, परेशान करना, कहना देखो पुलिस हमारे पर आक्रमण कर रही है, और जानते हुए कि अतिक्रमण के खिलाफ ही पुलिस काम कर रही है, ये जानते हुए आप जानबूझ के एक भड़का रहे हैं, उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एक क्रिमिनल माइंड का ही काम हो सकता है। उनको बख्शना नहीं चाहिए। वो ना तो देश के लिए भरा कर रहे हैं, ना जो एक कानूनी व्यवस्था का जिसकी आज्ञा माननी चाहिए उसका किसी तरह से उसका पालन कर रहे हैं, और ना ही अपने धर्म के जो लोग हैं बेचारे उनके साथ कुछ अच्छा न्याय कर रहे हैं, क्योंकि आप उस कौम को विलिफाई कर रहे हैं, आप उस कौम को भड़का रहे हैं, जिस कौम को और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। कोई अतिक्रमित ज़मीन की ज़रूरत नहीं है उस कौम को। देखिए, यहाँ सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है शाजिया कि एक कम्युनिटी ने पुलिस वाले के ऊपर हमला किया, हम उसका नाम नहीं लेते, लेकिन जो पॉलिटिकल क्लास है हमारी, जो एक तबका खास तबका है, वो शांत है, उसको लेकर कुछ नहीं बोल रहा है कि किन लोगों ने किया, क्यों किया। जबकि यही अगर कोई किसी दूसरे धर्म के लोग करते तो सब लोग खड़े हो जाते। लगातार ऐसा होता हमने देखा भी है। नहीं, ये बहुत ही अफसोस की बात है, और मुझे लगता है फिर एक कोई चीज़ हो रही है। देखिए, हर चीज़ को हम एक धर्म के प्रिज्म से या चश्मे से नहीं देख सकते, और हमारे विपक्ष को भी सोचना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं कि जो भी माइनॉरिटीज़ है कर रही हैं उनके खिलाफ किसी भी कोई एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि भाई जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनका साथ पूरी तरह से न्याय होना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी इंसान गलत कर रहा है, कानून को अपने हाथ ले रहा है, या प्रहार कर रहा है, अराजकता फैला रहा है, उन्माद फैला रहा है, जहर घोल रहा है, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई झगड़ा लगा रहा है, फसाद लगा रहा है, तब आप क्यों नहीं बोलते? तो देखिए, कानून सबके लिए बराबर है। अगर आपको बड़ी फ़िक्र है अपने मुसलमान भाइयों के लिए, तो आपको हिंदू भाइयों की भी फ़िक्र करनी चाहिए। सब बराबर के नागरिक हैं, आप भी और हम भी। इसमें लेकिन शाजिया एक तस्वीर सामने ये भी आई थी हमारे कि
पुलिस ने जब रिटेलिएट किया तो उनको अच्छी खासी डोज भी पुलिस ने दी है वहाँ पर, और जो पत्थरबाज थे वो पकड़ पकड़ के लेकर आए हैं निकाल निकाल के, क्योंकि फुटेज वगैरह सब थी, वीडियो कैमरे वगैरह लगे हुए थे, तो उनका इलाज भी अच्छे से किया है पुलिस ने वैसे देखा जाए तो पुलिस के पास कोई और चारा भी नहीं है। और अगर कोई फसाद कर रहा है तो क्या फसादियों को पकड़ना नहीं चाहिए? अगर आप कानून को हाथ में ले रहे हैं और पत्थर फेंक रहे हैं, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आपको क्यों नहीं पकड़े जाना चाहिए? और अपनी सुरक्षा का अधिकार सबको होता है। अपनी सुरक्षा का अधिकार सबको होता है। और अगर आप अतिक्रमण कर रहे हैं तो उस मुद्दे को समझिए। वहाँ पे पुलिस वालों ने आकर समझाया भी, उससे पहले बार बार वार्निंग्स भी दी गई और कहा गया कि जितने जायज़ जगह आप उसको ज़रूर लीजिए, लेकिन जो इंक्रोचमेंट आप कर रहे हैं उसको ना कीजिए। चलिए, ये शाज़िया इल्मी थी जो बेबाक राय के लिए जानी जाती हैं, अपने तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है, चाहे बांग्लादेश की बात हो या बंगाल की हिंसा की बात हो, मस्जिद की बात हो या जयपुर में हुई पत्थरबाजी की बात हो, सभी पर अपनी खुल के बात रखी है। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि भारत एक मजबूत देश है, मजबूत स्थिति में है, किसी भी तरह के इस उपद्रव से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है, और मोदी सरकार इसमें लगातार काम भी कर रही है। और बांग्लादेश में भी जिस तरीके से वहाँ पे अल्पसंख्यक, जो हिंदू अल्पसंख्यक है, उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर भी भारत ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। और कुल मिलाकर कहे तो देखा जाए तो भारत अपने मुद्दों को बखूबी रखता आ रहा है। जितेंद्र चौहान, स्टेट मिरर।